बिल को लेकर ज्यादातर मेंबरान ने एतराज जताते हुए इसे मजहबी आजादी पर हमला बताया। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग में इस बिल को मुसलमान मुखालिफ बताया गया है। आज की बड़ी बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे मुल्क के मुसलमानों को एतराज है। आज की बड़ी बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो इस वक्त इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मुसलमान अक़लियत के मज़हब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जो बिल आया है उसके किन किन नुकात को हम लोगों के लिए वो नाकाबिल कबूल हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर दिल्ली में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग काफी हंगामेदार रही। मीटिंग में अपोजिशन के एमपीज ने बिल के कई तजवीज पर सख्त एतराज जताते हुए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अफसरान से जवाब तलब किए। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में कई मेंबर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन से नाराज दिखे। अपोजिशन के मेंबरान ने मीटिंग में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मिनिस्ट्री के नुमाइंदे खुद तैयारी से नहीं आए हैं और बातों को सही से समझा नहीं पा रहे थे। जेपीसी की कई घंटों तक चली मीटिंग के मेंबरान ने बिल की तजवीज पर अपनी राय दर्ज कराने के साथ साथ कई सुझाव भी दिए। जराये के मुताबिक टीएमसी के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके के ए राजा समेत कई मेंबरान ने कलेक्टर को ज्यादा हक देने पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ को लेकर बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये हुकूमत इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। ये अजीब व गरीब सूरत है जो मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक सामने नहीं आई थी। ये हुकूमत इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत खुलकर अपने नजरिए को पेश करती है। जमीयत उलमा हिंद इस चीज़ को महसूस कर रही है और हमारे सब साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं कि इलेक्शन के सिलसिले के अंदर जितनी तकरीरें की जाती रही हैं, बराह रास्त उन तकरीरों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर चोट कसी जाती रही है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट का मसला नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक कदम है। वक्फ एक्ट ही का मसला नहीं है, बल्कि जो इस वक्त इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो हर अक़लियत के मज़हब के लिए और ख़ास तरीक़े के ऊपर मुसलमान अक़लियत के मज़हब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि ये बिल नाकाबिल कबूल है और अगर हुकूमत हमें बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे। जो बिल आया है उसके किन किन नुकात को हम लोगों के लिए वो नाकाबिल कबूल हैं और उसमें इतनी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हैं, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि बिल ही वापस होना चाहिए। और अगर उन्होंने हमें बुलाया हमारे मौक़िफ़ की वजाहत के लिए तो हम ज़रूर जाएंगे और हमारी तमाम तंजीमें जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाएगा, जमीयत उलमा भी जाएगी, जमात इस्लामी भी जाएगी, जमीयत अहले हदीस भी जाएगी। हम तमाम जो हमारे तंजीमें हैं, मकातब फ़िक्र हैं, हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं और हम इस बात को पूरी कुव्वत के साथ बाहर पेश करेंगे। दरअसल अपोजिशन पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों की मुखालफत के बाद 31 रुकनीय कमेटी को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की जांच करने का जिम्मा सौंपा था। बीजेपी के सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल इस कमेटी की सदारत कर रहे हैं। ये कमेटी वक्फ बिल पर गौर करेगी और अगले पार्लियामेंट सेशन के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।
तो मीटिंग में अपोजिशन की जानिब से कई एमपीज ने सवाल उठाए हैं और 5 अहम एतराज़ात हैं जो जताए जा रहे हैं और उसी पर सरकार से भी लगातार चर्चा करने की मांग की जा रही है। वहीं मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होना चाहती हैं। उनका कहना है कि उनके पास भी कागजात मौजूद हैं और वो भी अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इसका मुस्तक़बिल क्या होता है। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, तारुफ आपका करा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इनामुर रहमान साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद बाबर शरफ किचौचवी साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं। डॉक्टर निकुल पटेल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। और मयंक मौली साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम में आप सभी का सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। इनामुर रहमान साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि कई एतराज़ात हैं जो इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मुस्तक़बिल को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानेंगे, किस तरीके की जो दलीलें कल मीटिंग के बाद से पेश की जा रही हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़? बहुत शुक्रिया। इस तरह से अभी डिस्कशन शुरू होने से पहले आपने एक रिपोर्ट पेश की, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका कुछ क्लिप्स आपने यहाँ दिखाए, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उनके साथ तमाम तंजीमों ने जो बोर्ड के अंदर शामिल हैं अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर वाज़ेह अंदाज में पेश कर दिया था कि ये वो वक्फ का जो अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट्स बिल के अंदर किए जा रहे हैं वो हमें नामंजूर है, नाकाबिल कबूल है, क्योंकि तमाम तर उसके अंदर जो भी चीजें तजवीज़ात हैं जो पेश की गई हैं कि बज़ाहिर कहा जा रहा है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत लाना चाहते हैं, हम इसके मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम इसको और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हम इसके जरिए से मुस्लिम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का, मुस्लिम स्कॉलर्स का, उलमा इकराम का वाज़ेह तौर पर यह मानना है कि ये पूरे बिल में इस तरह से अमेंडमेंट किए गए हैं कि ये प्रॉपर्टीज मुसलमानों के हाथ से निकल जाएं और जिन लोगों का, चाहे वो कॉर्पोरेट के लोग हों, हुकूमत के लोग हों या लैंड माफियाज हों, जो अब तक इस पर कब्जा किए हुए हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज वक्फ की अभी भी कब्जा की हुई हैं, वो उनके हाथों में चली जाएं और वक्फ का इंतजाम मुसलमानों के हाथ से निकल जाए। ये कुल मिलाकर इस बिल के अंदर जो तरमीमात, जो अमेंडमेंट्स बताए गए हैं वो ओवरऑल अगर आप मिलाकर देखेंगे तो यही व्यू पॉइंट बनता है। जबकि वक्फ जो है, एक मिनट बस मैं अपनी बोलिए। वक्फ असल में मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। जिस तरह से नमाज, रोजा, हज, ज़कात हमारा अपना इबादत का एक हिस्सा है, वक्फ भी एक इबादत है। वो इबादत है, हम अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी हम दान करते हैं एक रिलीजियस पर्पस के लिए, वो बिल्कुल एक मजहबी मामला है। अब जिस तरह से दूसरे मजहब के इंडोमेंट्स में किसी दूसरे रीजन या कोई और फिरके के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, इस वजह से कि वो उसकी मजहब का मामला है, उसमें मुदाखलत होगी, वो उसको नहीं जानता। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों का ये अपना मामला है, वो इसको किस तरह से रखना है, क्योंकि ये जमीनें सरकार की दी हुई जमीनें नहीं है, ना मुसलमानों ने किसी की जमीन को कब्जा कर रखा है, जिसको अब इस तरह से पेश किया जा रहा है कि इतनी बड़ी जमीन है, सबसे बड़ा लैंड होल्डर वक्फ है। अरे भाई, आप इससे बड़ा वक्फ बना लीजिए, आप भी अपनी जमीन डोनेट कर दीजिए, किसने मना किया है? ठीक है। तो ये मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हमें कैसे, देखिए वक्फ एक इदारा भी है और इदारा एक इंस्टीट्यूशन को बनाने का माइनॉरिटीज को राइट भी है और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का भी राइट है। ठीक है इनामुर साहब, मजहबी राइट पर ठीक है, तफसील इस पर तफसील से भी बातचीत करेंगे। इस पर एक रिएक्शन सबका जरूरी हो जाता है। मयंक मौली साहब, जवाब आपसे लेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एतराज़ात जाहिर किए गए मीटिंग में, उससे सरकार की मंशा पर तो सवाल पहले दिन से उठाए जा रहे हैं कि वक्फ में गैर मुसलमानों को शामिल करना क्या दूसरे बोर्ड्स में, दूसरे मजहब के जो बोर्ड्स हैं या जिस तरीके से कामकाज चलता है उसमें मुसलमानों की मुदाखलत होती है, क्या मेंबरशिप होती है, इस पर भी सवाल उठाया। जो ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में लाई गई कल की मीटिंग के बाद, इस पर और तनाज़ा होता हुआ नजर आया। जी, मैंने जैसा सुना अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट को, और बड़ी लच्छेदार बातें की इन्होंने, बड़े अच्छी बातें करी, बट क्या वो सारी बातें जो उसका अमल जो है वो कहीं धरातल पे है? बिल्कुल नहीं है। अगर धरातल पे अमल हुआ होता मैम, तो पिछले 78 वर्षों में जिस कदर कहिए कि वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं, वो जमीनें अगर वो कहिए कि वाकई में मजलूमों, यतीमों, बेवाओं के लिए अगर इस्तेमाल की गई होती, तो मुसलमानों का जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें कब का सुधार हो गया होता।
लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं मैम। वक्फ बोर्ड में अभी जो भी लोग बोल रहे हैं, जो जैसे सदन में विपक्ष को आदत हो गई है बेवजह कहिए सरकार के और सदन के कार्य प्रणाली पे उंगली उठा करके बेवजह हंगामा करने की, उसके बजाय जो कल जितने भी साहिबान बैठे थे, 44 अमेंडमेंट के बिल हैं सारे, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में अब आ चुका है, सबके पास कॉपीज है। मुझे ये बताइए ना कि उन 44 अमेंडमेंट में कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको लेके उनको ऐतराज है? किसी ने पॉइंटर्स को लेकर के बात नहीं की। 2-4 जो कहिए क्लीशे पॉइंट्स हैं उनको उठा करके बेवजह कहिए कि उसको लेके हंगामा बरपाने की कोशिश की जा रही है। और वो कौन लोग हैं जो हंगामा पा रहे हैं? वक्फ जो है मैम, वक्फ किसके लिए किया गया था? कि अल्लाह के नाम पे अगर गरीबों, मजलूमों, यतीमों, बेवाओं के लिए अगर जमीनें या जो भी प्रॉपर्टीज दान की जाती है, इससे कहिए कि भैया नोबेल कॉज क्या हो सकता था। लेकिन क्या वो ऐसा हो पाया? कहिए अल्लाह के नाम पे दी गई जमीनों का इस्तेमाल मुट्ठी भर कुछ मौलानाओं के, मुल्लाओं के नाम हो गई और उन लोगों ने भैया उसके लिए अपने लिए फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। लाखों रुपए की जो इनकम आनी चाहिए तो उनको महज कुछ हजारों में कहिए कि अपने लॉबी के लोगों को बांट दी गई। और मुझे भैया उस पर एतराज चाहिए इसी बात पे है, जैसे आप ही जब पिछले फैनो पहले जो मेरे साथ बैठे थे फैलो जो थे, उनके ऊपर देखिए जो अभी कल जो लीडरान जो गए थे उनमें ओवैसी साहब के ऊपर ही लगभग 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर अपना अवैध कब्जा का आरोप लगा हुआ है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट है कि उन्होंने बकायदा जो जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए होनी चाहिए थे उनको वहां की सरकार और वक्फ बोर्ड ने लगभग 3 करोड़ रुपए में आवंटित कर दी। संजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं बेवजह कि ये जमीनें उठा के अडानी को दे देना चाहते हैं। मतलब कोई स्तर होना चाहिए, पढ़ के आया कि ये जनाब ये बहुत बड़ा मसला है, ये देश के लिए कहिए जरूरी है, ये कौम के लिए जरूरी मसला है। बिना पढ़े आके बेसिर पैर की आवाजें उठा करके कहिए कि बेवजह समय बर्बाद किया उन्होंने, जैसे कि अमूमन वो संसद में करते आ रहे हैं। अगर आप मुझे समय दें तो मैं जी ठीक है, फिर आपके पास लौटूंगी, इस पर तफसील से भी बात करेंगे। निकुल पटेल साहब कांग्रेस पार्टी से भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ऑपोजिशन का रुख भी कल देखने को मिला है, एतराज किया और कहा गया कि इसे खारिज किया जाए सिरे से। निकुल पटेल साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रस्थापित करना चाहती है विपक्ष जो है वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा और जनता को बताना चाहूंगा, 2014 से ये लोग सत्ता में हैं और उनको पता है कि ये सब प्रॉपर्टी जो है उसका जो अपॉइंटमेंट्स होता है वो डेफिनेटली एक माध्यम से होता है, और कोई भी धर्म का प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली वो धर्म के लोग ही अपॉइंट होते हैं। तो अभी तक उनको पिछले 10 सालों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैनेजमेंट में कोई तकलीफ है या मैनेजमेंट के अंदर ये घपला हो रहा है। क्योंकि अगर किरण रिजिजू जी को फ्लोर पे सुना था तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह पूरे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो 10 साल तक इनको नहीं दिखा। लेकिन 2024 के चुनाव में उनको पता चला कि ये हालत उनकी हो रही है। तो ये जो आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए एक मुद्दा बनाकर जिस तरह ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी बात, जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो अमेंडमेंट के अंदर जो विपक्ष है वो डेफिनेटली प्रतिनिधि है उनके मत विस्तार के, और उनके मत विस्तार के प्रतिनिधि बनकर वो सरकार को अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन ये थोपना चाहते हैं कि ये लोग विपक्ष में जो बैठे हैं वही बात ये कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे किरण रिजिजू जी ने भी बताया कि हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करके ये सब सुधार लेकर आए हैं। अरे हम मना नहीं करते, आप सुधार लेकर आइए, लेकिन चर्चा के लिए भी तैयार रहे। और जो भी मुद्दे अगर विपक्ष में बैठे प्रतिनिधियों को लग रहे हैं कि उनपे मंथन होना चाहिए, उनपे जो डिस्कशन होना चाहिए, ये लोगों की राय है, तो वो लोगों की राय को सुनकर उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसका सॉल्यूशन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसा बताना चाहती है कि इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के वो सुरक्षित करने के लिए, और जिस तरह ये जो लैंड बढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, स्वामीनारायण मंदिरों के लैंड्स बढ़ नहीं रहे क्या? वहां पे जो बोर्ड है वो किसका बोर्ड है?
जहां पे भी धार्मिक बोर्ड्स होते हैं और जहां पे भी एक धर्म के रिलेटेड बोर्ड होते हैं, और जैनिज्म की बात करते हैं, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेटली वहां के जो लोग दान करते हैं, उसके बाद वहां पे जो धन एकत्रित होता है वो लोगों के कल्याण में यूज होता है। कोई भी धर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनके लोगों के कल्याण का होता है, और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो लोगों को जाके पूछना चाहिए, और वो जो लोग हैं वो प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इसमें ये प्रस्थापित करने का प्रयत्न ना करें। जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं जेपीसी के अंदर, वो बहुत ही सोच समझकर और संवैधानिक रूप से लगाए गए, क्योंकि हमने गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के बाद क्या हुआ था हम सबको पता है। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे। ठीक है, तफसील से इस पर भी बातचीत कर लेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। सैयद बाबर अशरफ के चौचवी साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी मौक़िफ़ जानेंगे, क्योंकि मयंक मौलवी साहब की बात भी हमने सुनी कि सरकार जो चाहती है वो सामने रखती है, और एतराज़ात क्या हैं उसके बारे में भी जो मुकम्मल जानकारी थी क्या वो लेकर नहीं पहुंचे थे, और जो एतराज़ात हैं वो सही तरीके से जाहिर नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक सवाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वक्फ की बात होती है तो वक्फ की बुनियाद के ऊपर जो लोग ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं वो ये बातें करते हैं कि मुसलमानों की फलाह के लिए वक्फ की संपत्तियां इस्तेमाल होती हैं, और इससे मुसलमान जो है बड़ा ताकतवर हो जाता और उसको वहाँ गरीबी ख़त्म हो जाती। मोहतरम अजीज़, आप समझे कि वेलफेयर का काम किसी भी, चाहे वो हिंदू की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स की हों, चाहे वो जैनीज़ की हों, वो अपने तौर से नेकी करने के लिए अपने यहाँ इस किस्म के इदारे कायम करते हैं कि यहाँ से नेक काम किए जा सके और नेकी की दावत किया जा सके और अपने मजहब की तबलीग की जा सके, उसकी अशात की जा सके। वेलफेयर का काम सरकार का है। अगर गरीबी मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की वजह से है तो मुझे अफसोस होता है, इसका मतलब कि सरकार की त्रुटियों, सरकार की कमियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान गरीब है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मुसलमानों के पास तालीम नहीं है, उसकी तालीम की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर उसके पास खाने को, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ का डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो भी तबका है, वो दलित का हो, वो मुसलमानों का हो, वो सरकार की है। तो इसको मुझे लगता है कि ढकने की कोशिश करके, और ये एक नई कॉन्स्पिरेसी हैच करने की कोशिश की गई है। और जो मेरे पैनलिस्ट बता रहे थे इसमें गड़बड़ियां क्या, सबसे पहली गड़बड़ी, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि वक्फ बाय यूजर को ओमिट करके, यानी कि डिलीट करने की कोशिश की जा रही है, जो संपत्तियां तवील अरसे से, और खुद इनके कलेक्टर ने और सर्वे कमिश्नर ने जिन संपत्तियों को सर्वे करके जो पहले से इस्तेमाल में वक्त में आ रही थी, अब आप हमसे कहिए कि 100 साल पहले की संपत्ति को किसने वक्त किया, उसकी वक्त डीड क्या है, वाकिफ की मंशा क्या है, आप बताइए। तो अब लोगों को अपने परदादा और दादा को कब्र से निकाल के उनसे वक्त डीड पूछना बहुत मुश्किल काम है। आप कह रहे हो कि उसके रिकॉर्ड दीजिए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्त की गई कि नहीं की गई। तो 70% प्रॉपर्टी भारत के अंदर आजादी के बाद जैसा माहौल हुआ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टीज जो मजहबी मामलात में इस्तेमाल होती रही और उसी मामलात में उसका कंटिन्यूएशन बना रहा, तो उसको सरकार ने सर्वे करके, सरकार ने खुद सर्वे करवाया और उसको सर्वे करवा के उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज किया। अब आप ये कह रहे हो कि हम उसकी वक्फ की जो है वो वक्फ डीड को हम देखेंगे, उसकी मंशा को देखेंगे, ओनरशिप प्रूफ हम देखेंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से वो क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसी बेहिसाब चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो इन्होंने वक्फ एक्ट को नहीं बदलना चाहे। मुसलमानों के ऊपर एक तरीके से कहा जाए, उनके मजहबी तशख्खुस पे, उनके कल्चर पे, उनके वजूद पे, और उनके ऊपर मैं समझता हूं कि तारीख में, ये दुनिया में कहीं नहीं किया गया, ये तारीख में सबसे बड़ा हमला किया गया है। आप बिना भाई, अगर मुसलमान 99% इससे नाखुश है तो आप उसको बैठा के बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक एक पॉइंट के ऊपर तबादला ख्याल क्यों नहीं करते हैं? आप तो इंपोज कर रहे हो कि हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो हम ले आए हैं वो फला बहबूद के लिए बेहतर है। सुने आप, जिसने वक्फ किया है उसने अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करके उस संपत्ति को कैसे यूज किया जाएगा उसने बिल डिक्लेयर कर दी, अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना बता दी कि इसको वो लोग जो हनफी मसलक के हों, जो शाफई मसलक के हों, जो जाफरी मसलक के हों, वो जिस भी मसलक के हों, ये लोग जो शरीयत मोहम्मदी के पासदार हों, इन लोगों को हमारी इस संपत्ति की देखरेख के लिए मुंतखब किया जाएगा।
अब आप उसके द्वारा घोषित किया हुआ या उसकी तमन्ना को आप कैसे खत्म कर सकते हो? आप अपनी तमन्ना को वाकिफ की तमन्ना के ऊपर फौकियत कैसे दे सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि विल ऑफ द इंड्योर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और विल ऑफ द गवर्नमेंट और बिल ऑफ द कलेक्टर, या बिल आप अपनी ख्वाहिश को जो है वो उस पर इम्पोज करने की कोशिश करो। अब आप मस्जिद को, तकिया को, खानका को, कब्रिस्तान को और करबला को, इसके किसी भी हालत में ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं है। बहुत साफ समझिए, इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के क्लॉज में किसी भी हालत में नहीं लाया जा सकता। ये रिलीजियस संपत्ति है, वक्फ संपत्ति है। कौम तय करेगी, मुसलमान तय करेगा कि इन संपत्तियों पे किस तरीके से कार्य किया जाएगा और इसका कैसे यूज होगा। अभी तक जो गड़बड़ियां हुई है मिसमैनेजमेंट, मैं उसको मानता हूं कि मिसमैनेजमेंट में, क्लॉज में और उसके लॉ को इन्फोर्स करने में गवर्नमेंट की तरफ से भी कमियां हुई हैं, इंक्रोचमेंट्स हुए। आपने वक्त के अंदर इसी वक्त में जो आपने अमेंडमेंट दिया उसमें कहा है कि जिन संपत्तियों पे गवर्नमेंट काबिज है उन संपत्तियों के ऊपर जो है वो वक्त, अब उन्हें वक्त संपत्ति तस्लीम नहीं किया जाएगा और उसको वक्त से निकाल दिया जाएगा। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है, लॉ एक तरफ कहता है कि एनी प्रॉपर्टी which has been endorsed, which has been declared as a वक्फ, it will remain as a वक्फ, और ना उसका यूज बदला जा सकता है और ना उसके ऊपर उसी मंशा को तब्दील किया जा सकता है, ना उसमें इंक्रोच किया, ना उसका ठीक है। तो जो उसका स्टेटस है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा और इसी को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है कि फिर इस पर अमल, जो तब्दीलियों की बात, जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, फिर उसके बाद मुस्तकबिल होगा तो फिर कैसा नजर आएगा मुस्तकबिल वक्फ बोर्ड का। बहरहाल इस पर ही चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक के उस पर मैं मौलवी साहब से जवाब मिलेंगे। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका बड़ी बहस देख रहे हैं आप। खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। महक मौलवी साहब, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे क्योंकि कई सवाल पूछे गए, साथ ही साथ एतराज इस बात को लेकर भी जाहिर किया जा रहा है कि गैर मुसलमानों की जो मौजूदगी है वो देखने को मिलेगी। बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है। कहा जाता है कि मजहबी मामला है, ज़ाहिरी तौर पर इसमें मुदाखलत या फिर सरकार की या फिर ये जो कानून की पेचीदगियां, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए मैम, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वक्फ अधिनियम बिल 1995 जो कि 1954 के बाद पहली बार बदला गया, उस दौर हो या 2013 में, जब इन दोनों समय में, इन दोनों कालखंड में जब ये वक्फ अधिनियम बिल में जब बदलाव हो रहा था, उस वक्त ना तो कथित तौर पे इस्लाम खतरे में आ रहा था, ना किसी तरफ से कोई आवाजें उठ रही थी। क्यों? क्योंकि असीमित ताकतें तुष्टिकरण की नीति के तहत प्रदान की जा रही थी, जिसका कि फलाफल हमने विगत कालखंड में, विगत कुछ 2013 से लेकर 2024 तक हमने देखा कि चाहे मुसलमानों की संपत्ति हो, गरीब मुसलमानों की, या गरीब हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो, दोनों हाथों से कहिए कि उनको लूटा गया। कुछ ऐसा तबका, इतनी कंप्लेनें, ऐसी आवाजें आई। अब रही बात जो नया जो अधिनियम आया है, सबसे पहली बात उसको ना पढ़ने की कोशिश की गई, ना उसके 44 अमेंडमेंट के ऊपर कोई पॉइंटर कहिए जो तार्किक रूप से जो सवाल खड़े करने चाहिए वो बिल्कुल नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बिल लाया है तो उसका उस नाम पे विरोध करना है, चाहे उसका मसला कुछ भी हो। पढ़ना उसके लिए कुछ नहीं है। जैसा कि कांग्रेस के भाई साहब ने भी कहा कि ये पॉइंटर्स, वो पॉइंटर्स, सर पॉइंटर्स बताइए तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है क्या? 44 पॉइंटों में मुझे बताइए फलाना 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, इनमें मुझे प्रॉब्लम है।
वो नहीं बताएंगे। जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि डीएम ऑफिस में जायदाद रजिस्टर करानी होगी। मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। देखिए ये एक समझने की बात है, वक्फ बोर्ड वाला जो लैंड प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट जो आता है, मामला आता है, उसको प्रॉपर लॉ सूट की तरह उसको डिस्कस कीजिए ना। अगर बाकी जैसे आपकी जैसे जितने भी साहिबान बैठे, मैं हूं, आप हूं, हमारी जितनी भी संपत्ति जो कि कहिए नॉर्मल कैटेगरी में आती है, जो वक्त पे बिना आती है, उनका अधिकार, उनका निस्तारण कौन करता है? सरकारी एजेंसियां करती हैं, भूमि राजस्व विभाग करता है, वहां के कलेक्टर करते हैं, चाहे म्यूटेशन कराना हो या बाकी चीजें हो। सपोज कीजिए कि जहां पे डिस्प्यूट आता है, 2 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज हैं, अभी तक क्या हो रहा था कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा। अगर पीड़ित जो पक्ष है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी तबके का हो, उसके पास हाईकोर्ट जाने तक का भी कोई अधिकार नहीं था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेंशन उनका बर्दाश्त नहीं हो सकता था। आपने उस पर कितने सारे कंप्लेंट्स देखे होंगे, बकायदा देश भर में है, चाहे हिंदू तबके से हो, मुसलमान हो, गरीबों की जमीनें गई, सिर्फ और सिर्फ गरीबे प्रताड़ित होते हैं। गरीब प्रताड़ित हुए इस कई पुराने प्रावधान के कारण, जब से 2013 से असीमित ताकतें दे दी गई। ओवैसी साहब मुझे बताइए ना, ओवैसी साहब हैदराबाद में 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हुए हैं। पिछले जावेद अहमद साहब जो लास्ट बार हमारे साथ बैठे थे, उनका ही ये दावा है। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान तबके से आवाजें नहीं आ रही हैं। कुछ एक परिवार हैं, कुछ एक जो वक्फ बोर्ड या कहिए जो जिसको कहा जाता है असरदार परिवार है, वो अमीर पर अमीर होते चले गए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, जिससे सपोज कीजिए जैसे बाबर साहब कह रहे थे कि वो एक वेलफेयर की स्कीम है, तो सर वेलफेयर की स्कीम चलाने के लिए भी कुछ रकम की जरूरत पड़ती है। अब जिसका मार्केट रेट सपोज 1 लाख रुपए है, वो ओवैसी साहब को कांग्रेस की सरकार हो या बाकी तुष्टीकरण की सरकार ने 1000 रुपए पे उनको दे दी। अब कहिए जो बीच का जो डिफरेंस है 99,000 रुपए का, वो अगर आता तो वक्फ बोर्ड के ही कहिए धनराशि उसके खाते में आती, उसका जो कि वक्फ बोर्ड इस्तेमाल कर पाता, जिसके लिए वक्फ बोर्ड की तामील की गई थी, गरीबों, मजलूमों, बेवाओं और यतीमों के लिए। कितने ऐसे, अब इसमें जैसा अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई है कि जो भी फाइनेंसेस हैं, उन फाइनेंसेस का ऑडिट देना है, जैसे कि बाकी सारी धार्मिक संस्थाएं देती हैं। अब इन्होंने, कांग्रेस के साथी ने हिंदू मंदिरों के ऊपर सवाल उठाया था कि हिंदू मंदिर की भी संपत्तियां बढ़ रही है। तो सर संपत्तियां, पहली बात तो हिंदू मंदिर जो है वो सरकार के कब्जे में है, उनके सरकार की निगरानी के नीचे है। सरकार लिटरली हिंदू जो मंदिरों में जो दान की राशि आती है, उसके वेलफेयर का पैसा बकायदा क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, मुस्लिम माने मस्जिदों बनाने को करती है, जिसको लेके कथित तौर पर उतना विरोध नहीं है। साउथ की सरकार को मैंने जो हैदराबाद में कहूँ, आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा, जो बोल रहे हैं कि गैर मजहबी लोगों के इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। आपको मैं वीडियोस होंगे आपके पास, चाहे पद्मनाभ मंदिर हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो, आपने नोटिस किया होगा उस दौर की वहां की डीसीपी या कोई बड़े पुलिस अधिकारी, कलेक्टर की महिला थी, उन्होंने जाके जीएस क्राइस्ट की वो फोटो लगा दी और कहा कि इनका भी आपको आरती करना पड़ेगा। ये है कांग्रेस की तुष्टीकरण केंद्रीय, जो वहाँ पे धर्मांतरण करने वाले लोगों का कहिए झंडा बरदार ठीक है, वो निजी जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, बहरहाल उसे चर्चा में शामिल नहीं करना चाहेंगे। ठीक है महंत मौली साहब, फिर लौटेंगे आपके पास। इनामुर रहमान साहब भी इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि आपने कई सवाल उठा दिए कि अगर मुदाखलत की जाती है बेहतरी के लिए, फरोग के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, तो फिर एतराज़ात इस तरीके से जाहिर किए जा रहे हैं। इनामुर रहमान साहब, जवाब आपसे। जी देखिए, अभी जो रूलिंग पार्टी के तर्जुमान साहब जो फरमा रहे थे कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से सिर्फ एतराज किया जा रहा है और पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं की जा रही, तो ये बात बिल्कुल उनकी गलत और बेबुनियाद है। क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात वाज़ह तौर पर की कि हम पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार हैं, उस पर भी हमने स्टडी की हुई है। लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इसका क्या मसला है। अगर अभी तर्जुमान साहब भी बात करना चाहें पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि मसला मेरे घर का है, मेरे एक इदारे के मैनेजमेंट का है, और मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा कि आपके इदारे में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे बेहतर किया जाए। किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई और बगैर कोई बातचीत करके एक बिल थोप दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है? कल को आज इदारा हमारा वक्फ है, कल को हमारी मजार या मस्जिद के मैनेजमेंट में भी कहेंगे कि इसमें भी इस तरह से करना पड़ेगा। भाई वो हमारा प्योरली रिलीजियस मैटर है। तीसरी बात यह है कि अगर वाकई गवर्नमेंट की मंशा वक्फ को बेहतर बनाने की है, तो 1.5 साल से सेंटर वक्फ काउंसिल में काउंसिल नहीं है, सेंटर वक्फ काउंसिल में परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। एक नॉन मुस्लिम सेक्रेटरी को आपने बिठा रखा है। वक्फ एक्ट खुद कहता है कि नॉन मुस्लिम सेक्रेटरी या कोई दूसरा सेक्रेटरी आता है तो वो टेम्परेरी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली के अंदर देखें तो 1 साल से दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं है।
अगर आप ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल के नाम ले लेकर बहुत बदनाम किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल फंक्शनल कितने हैं? ट्रिब्यूनल के अंदर उन कोरम पूरा नहीं है। मसला ये कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पहले अदा तो करे, जो इसके बाद बात करे। अगर कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल एक्स्ट्रा पावर एक्सेस कर रहा है, तो पावर जो ट्रिब्यूनल्स की और जगह पावर्स हैं वही पावर इस ट्रिब्यूनल को है। जिस तरह से और ट्रिब्यूनल फंक्शन करते हैं इसी तरह से ये ट्रिब्यूनल फंक्शन करते हैं। अगर चूंकि एक मुस्लिम स्कॉलर का रहना इसलिए जरूरी है कि वो रिलीजियस मैटर है, इसलिए उसमें मुस्लिम स्कॉलर रहता है। अगर मुस्लिम स्कॉलर नहीं रखेंगे तो वो कैसे बताएगा कि ये मजहबी मामले को किस तरह से देखा जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें किस तरह से चीजों को खराब किया गया है, रिकॉर्ड को खराब किया गया है, गलत तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया गया है, वामसी के डेटा को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये एहसास दिलाया गया है, उनके जहन ये बनाया गया कि गोया मुसलमान तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन पर वक्फ अपना बोर्ड लगा देता है वो वक्फ की जमीन हो जाती है। ये बिल्कुल झूठ बात है। जो वक्फ एक्ट की दफा 40 का जो जिक्र करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक सर्वे कमिश्नर सर्वे ना कर ले, गजट नोटिफाई ना हो जाए। तमाम एक उसका प्रोसेस है। लेकिन इस तरह से बातें की जा रही हैं जिस तरह से वक्फ बोर्ड एक कोई बहुत ऐसा इदारा है जो किसी की जमीन पर भी हाथ रख देगा तो उसकी हो जाएगी, वो झपट लेगा। ये गलत तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जिससे आपसी में हमारा भाईचारा मुतासर हो रहा है, लोगों में दूरी पैदा हो रही है। वो समझ रहे हैं कि मालूम नहीं क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड वाले आ जाएंगे तो हमारे घरों की, हमारे गांव की, हमारे दादा परदादा की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। और अभी भी जो जमीन इनके पास है वो शायद इसी तरीके से इकट्ठे की गई है। ये गलत तरह की नरेशन डेवलप किया जा रहा है। हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं हुकूमत वो अदा नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये कि ये सब ट्रांसपेरेंसी की बातें हो रही हैं और बेहतर मैनेजमेंट की। इसी तरह से बेहतर मैनेजमेंट होता है। 2 बार पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सवाल हो चुका कि आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल कब बनाएंगे, तो ये जवाब दिया गया है, राइटिंग में जवाब है कि हम जल्दी प्रोसेस में है, प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर और जल्दी हो जाएगा। तो 1.5 साल के अंदर प्रोग्रेस ही हो रही है। 1 साल उसका टेन्योर कर दिया आपने। पहले 5 साल था, फिर 4 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, अब 1 साल का हो गया। और 1 साल में भी 1.5 साल निकल चुका। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे, इस तरह से बेहतर मैनेजमेंट करेंगे। इस पर भी जवाब तो सेंटर में आपकी हुकूमत है, अब आपकी हुकूमत होते हुए ये किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, सैयद बाबर अशरफ किचौचवी साहब आपका रुख भी करना चाहेंगे। कहा गया कि पहले इख्तियारात जो है लोगों के पास नहीं होते थे, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं। अगर इस तरह वक्फ बोर्ड के कब्जे की बात जो मुसलसल की जाती है कि कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और लोग कानूनी लड़ाई जो है वो नहीं लड़ पाते थे, इस वजह से इस अमेंडमेंट को शामिल किया जा रहा है, इसे बिल में जो है वो जगह दी जा रही है। तो इस पर एतराज किस कैसे? मैं एक ही पॉइंट आपको बताता हूं। पहले सेक्शन 23 में जो है वो एल नंबर पे ये लिखा हुआ था, देयर शैल बी ए फुल टाइम मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जो है वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो अंडर सेक्रेटरी लेवल का होगा। आपने मुस्लिम डिलीट कर दिया, वहां पे आपने लिख दिया देयर शैल बी फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब यह है कि नाउ हमारे बोर्ड को भी जो है वो आप अब हमारे हाथ से, क्या पूरे 20 करोड़ लोगों के अंदर किसी में आप अहलियत नहीं समझते कि हम अपने शरई नुक्ते नजर से गवर्नमेंट के लोगों में, गवर्नमेंट में मौजूद लोगों को हमारे ऊपर मुंतखब कर सके? तो आपकी नीयत बहुत साफ से वहां से भी वाजे होती है। आप सीधे सीधे से, यानी कि ऐसे बेहिसाब पॉइंट्स हैं जहां से आपने इस किस्म की चीजों को करने की कोशिश किया जो नोटिफाई किया जा सकते हैं, जिसको बताया जा सकता है। मैंने तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दी कि आप किस तरीके से चीजों को बहुत आहिस्ता से डिलीट कर रहे हैं और किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसके अंदर जो है वो इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू शिया सुन्नी बोरा आगा खानी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये अदर मुसलमानों में अदर बैकवर्ड क्लास, अरे वक्फ बिलोंग्स टू हनफी, शाफी, मालिकी, जाफरी, या आपने बोरा आगा खानी ले लिया, बोरा आगा खानी, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस कहां से आ गए? तो आप अपनी चीजें इनहेरिट कर रहे हो क्या उसके अंदर? आप किस तरीके से उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर बैकवर्ड है तो वो हनफी है या तो शाफी है या जाफरी है या मालिकी है, तो वो यानी कि उसकी कास्ट की बुनियाद के ऊपर आप उसको शामिल करेंगे क्या? तो ये बात साफ कहा जा रहा है कि दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द मुस्लिम्स, और ये एक किस्म की लोगों में डिवीजन का, कियोस्क का
और बिल्कुल एक अपने तरीके से इस चीज को, यानी कि गवर्नमेंट अपना एसेट बना के इसको रूल करना चाहती है। मैं बहुत सा आपसे बताऊं कि मजहबी उमूर में और इस वक्त की प्रॉपर्टी के अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और उस कमियों को जो है वो यानी कि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। उस पर किस तरीके से इंक्रोचमेंट को रोका जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसकी कोई कोशिश नहीं है। सिर्फ कोशिश ये है कि मुसलमानों के हाथों से किस तरीके से प्रॉपर्टीज को लिया जाए और अपनी विल, अब आप कह रहे हो कि हम विल ऑफ द वक्फ, आप इंश्योर करो इसके अंदर कि हम विल ऑफ द वक्फ को हर हालत के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। आपने कहीं विल ऑफ द वक्फ की बात नहीं की है। आप ये कह रहे हो कि हम डिसाइड करेंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो मुझे लगता है ये कि सब के सब कस्टोडियन है, ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। आपका सिर्फ मकसद ये है कि जो विल, और अगर कोई आदमी, चाहे वो आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं, अगर ओवैसी ने गलती की है, वक्फ को इंक्रोच किया है, तो आप उसके, आप केंद्र में हो, आप राज्य में हो, आप इंक्वायरी सेटअप कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कीजिए। अगर कोई कल्प्रिट, हम तो चाहते हैं वो चाहे अंबानी हो चाहे ओवैसी हो, अगर वक्फ की जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा किया है तो आप इंक्वायरी सेटअप करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना के उसे जेल भेजिए और हमारी वक्फ संपत्ति को छुटाइए। तो आप वो तो कर नहीं रहे हैं, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हमारे बीच में डिवीजन करना, हमारी चीजों को लेना, और हमारा जो तशक्कुस, जो हमारी पहचान है, उस पहचान को हर जगह से आप खींचने की कोशिश। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे। फिलहाल हर क्लॉज के अंदर जो है वो आपने जो है वो इस बात की साजिश करने की कोशिश की। ठीक है निकुल पटेल साहब, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का जो इल्जाम है वो ऑपोजिशन पर ही लगाया गया कि जो भी मंशा होती है सरकार की बेहतरी के लिए, फरोग के लिए, उसे ऑपोजिशन इस तरीके से पेश करता है कि बेजातियां दूर करने के बजाय जो गलतफहमियां हैं वो पैदा हो जाती है माशरे के अंदर। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी गलत फहमियां बता रही है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे मित्र अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी होता है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। मेरे पास एक सिविल एप्लीकेशन नंबर 12-350/2011 का एक केस है जिसमें गुजरात का है, पाटन का है, और वहां पे हाईकोर्ट ने इंटरवीन करके कलेक्टर को और मामलतदार पाटन को वक्फ बोर्ड का थोड़े टाइम के लिए चार्ज दिया था। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं चैलेंज नहीं होता है। हमारा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इट्स अ वेरी 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 मस्ट गुड। मैं उतना बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं इतना बोलूंगा कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जिस तरह 7 बार 8 हक पत्रक मेंटेन होता है, कोई भी अपना हक अदा नहीं कर सकता कि ये मेरा है। कल जाके उठ के मैं, मेरे मित्र हैं जो बैठे हैं पैनल में, उनका जाके बोलूंगा ये घर मेरा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो बात फैलाई जाती है कांग्रेस के लिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रस्थापित करना चाहती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा जो संवैधानिक रूप से जो सही होता है वो बात रखते हैं। आप गलत बात फैलाकर जो बात प्रस्थापित करना चाहते हैं हर बार, वो सही नहीं है। आप थोड़ा तो अपना क्या बोलते हैं कि दिल पे हाथ रख के बात कहिए ना। आप वोट बैंक की राजनीति अभी ये देश में नहीं चलने वाली है, वो आपको पता चल गया है 2024 के चुनाव के बाद। तो ये जो मुद्दा जिस तरह लाया गया है, अमेंडमेंट लाना चाहिए। मैं बोलता हूं कि अगर सरकार को लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है, तो आपके पास तो सभी मशीनरी है, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आता है। जो भी मेंबर्स है वो अपॉइंटेड मेंबर्स है, और वो धर्म से रिलेटेड लोग हैं, उनके ही धर्म के लोग उसमें मेंबर होते हैं, जैसे दूसरी जगह पे होते हैं। अगर आज सेबी का चेयरमैन जो है वो अदानी को सपोर्ट करके कुछ गलत बोल रहा है, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट में आवाज उठेगा और सरकार भी उसको अगर एक्शन ले सकती है। वैसे ही सब जगह पे सरकार का पूरा कंट्रोल है। पर ये जो अमेंडमेंट लाने की जो बात है और जो बात बोली जा रही है कि ये पहले गलत होता था, पहले ये नहीं होता था, एक्स्ट्रा पावर दे दिया है, ये सब बातें से हम लोग सहमत नहीं हैं, और यही हम सरकार को बताना चाहते हैं। आप अपना अमेंडमेंट लाइए, चर्चा करिए, और चर्चा करके अगर सभी लोगों को की सहमति बनती है, और खास करके जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जिनके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं, उनकी रजामंदी जरूरी है, और अगर उनकी रजामंदी नहीं है तो उनपे थोप देना, ये बात कितनी सही है, मैं मेरे मित्र से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, मयंक मौली साहब, जवाब इसी पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिसके बारे में फैसला है उसे ही इस मीटिंग में इनविटेशन नहीं दिया गया, दावत नहीं दी गई, मौक़िफ़ नहीं जाना। आपने कहा कि कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से नुकात है जिस पर एतराज है, वो भी सामने रखने के लिए नामुर रहमान साहब खुद तैयार हैं यहाँ पर। मैं बिल्कुल जवाब दूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने बड़े हाउ कन्वीनियंटली कही है, इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली 2011 का जिक्र किया, जबकि अमेंडमेंट कब आया था? 2013 में।
तो 2011 की बात, अमेंडमेंट जो इन्होंने असीमित ताकतें 2013 में प्रदान करी थी, जो 1995 से 2011 के बीच वाले में जो सो कॉल्ड जो ताकतें थी कि मैंने एक ऑप्शन था अपील का, जिसको कि उन्होंने 2013 में बदल दिया था। तो 2011 का तो जिक्र कर रहे हैं, मगर 2013 का नहीं कर रहे, वो भी सिर्फ एक मामला है। अब रही बात जो एक और हजरात ने कही थी कि इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो जनाब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड 1995 बिल अधिनियम जो कहा जाता था, उसका नया नाम होने वाला है यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद करके उसका नया नाम किया, जिसको सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी एतराज जताया जा रहा है मयंक मौलवी साहब। भैया तो अच्छा मैम ये बताइए, अभी साहब कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, अब हम जो उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, एक देश एक विधान की तरह कहिए कि जब एक सेंट्रल बोर्ड होगा, पूरे एक अम्ब्रेला के तहत ला रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कतें हैं। जबकि अभी ये खुद सवाल उठा रहे थे कि नहीं आपने सेंट्रलाइज नहीं किया। अब रही बात जो 2-4 पॉइंटर्स हैं मैम, जिसको को लेकर के अब आप ही बताइए कि शासन और जवाबदेही को मजबूत करना, क्या जो लोग उसमें सत्ता में बैठेंगे, वक्फ बोर्ड की सत्ता की बात मैं कर रहा हूँ, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बननी चाहिए? दूसरा, रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करने के लिए डिजिटलीकरण करना है। क्या जो आज के दौर में जब आपको ऑनलाइन पता है कि आपकी जमीन का खाता खेसरा खतियान नंबर क्या है, उसके आपके बाजू वाला कौन है, तो क्या उसका डिजिटलाइजेशन करना क्या गलत है? दूसरा, वक्फ बोर्डों में शक्ति में वृद्धि की जा रही है महिलाओं को, और खास तौर पे जैसे भी जनाब ने कहा कि ओबीसी वर्गीकरण की बात, जिन्होंने कहा कि अदर कास्ट जाफरी और वकालत, इन्होंने ऐतराज जताया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ममता बनर्जी की सरकार ने 77 ऐसी कहिए मुस्लिम सब जातियों को मिला करके उनको ओबीसी के कैटेगरी में डालने की कोशिश की गई, जिसको लेकर के ऐतराज है। जहां तक मैं जानता हूं कि मुसलमानों में 77 जातियां तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिसको कि रोका जाना चाहिए। चौथा मैम जो पॉइंट है कि विवाद का निपटारा को सुगम बनाना। तो अगर कोई भी विवाद होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने जैसे इनको कहा था, जैसे कांग्रेस के साहब ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई अगर हक जता दे तो मुझे करना, ऑब्वियसली आज के टाइम में मेरी चप्पलें घिस जाएंगी कि जाने को लेकर। और सपोज मैं ही करना चाहता हूं, मैंने ही अगर वक्फ करना चाहा, मैं 5 साल से अगर सपोज मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं इस्लाम कबूल कर लिया और मैं करना चाहूं, तो आप देखोगे ना कि भैया मेरी हैसियत है नहीं। कल को मैं अगर अपने यहाँ की विधानसभा को वक्फ करने जाऊंगा, तो क्या मेरा मौखिक वक्फ भाई जो यूजर जो उन्होंने कहा, क्या मेरे मुंह से बोलने भर से हो जाएगा क्या? या मुझे पेपर दिखाने पड़ेंगे, या उसका खाता खतियान, जिन्होंने कहा कि हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही, बिल्कुल आ रहा है सर। हमारी जो प्राइवेट जमीनें होती हैं, जो अभी जैसे हमारे यहाँ अभी लैंड सर्वे का काम चल रहा है, 126 साल के बाद शुरू हुआ है। तो क्या हमें अपना लैंड क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? जो उसमें वंशावली है, आपके किस वंशावली में किस आपके पुरखे ने वो जमीन दान की, उसका निपटारा करना है। और नए वाले में मैम सिर्फ इतना ये कहा गया कि मौखिक रूप से नहीं, आपको लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के आधार पे 2-4 गवाहों की उपस्थिति में आपको उसको लिखित रूप में देना होगा। उसमें गलत क्या है? उसके बाद मैम स्पष्ट भाषाएं और शर्तें, भाषाएं जो कहिए कि लैंग्वेज में बार करके कुछ चीजें शर्तें छुपा दी जाती थी, उनको ओपन करने कहा गया। वित्तीय प्रबंधन में सुधार, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि कहिए जो जितनी एकड़ 9 लाख एकड़ के आसपास जो जमीनें बताई जा रही हैं, उनके हिसाब से जो इनकम है वो बिल्कुल कम है। तो वो इनकम में सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी आए, और लाख रुपए की जमीन को 1000 रुपए में किसी अपने सहयोगी, किसी अपने लाइक माइंडेड आदमी को दान ना कर दी जाए। उसके बाद मैम सार्वजनिक भागीदारी और निगरानी, तो इसमें क्या आपत्ति है? सार्वजनिक भागीदारी है जिसमें सारे लोग एक निगरानी के तहत आएगा, जिसमें समुदाय के हितधारकों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम जो इन्होंने कहा कि नहीं बनने वाला है, उसका भी कहिए प्रपोज किया गया है कि उसको बनाया जाएगा, जिसमें के संपत्तियों को व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विकसित करने में मदद करेगा। मयंक मौलवी साहब, वो इस बात को आपसे ही सवाल है, आप ही से सवाल है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि तरमीम की अमेंडमेंट की जरूरत जो है वो जरूर महसूस की जा रही है। हम चाह रहे हैं कि जो बेज़ाब्तियां हैं उसे दूर किया जाए, लेकिन कम से कम जो नुमाइंदे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो नुमाइंदे, उनसे तो राय मशवरा किया नहीं गया, गौर व किया नहीं गया, और इस तरह का बिल जो है वो पेश किया गया। जी मैम देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है। अगर देखिए, मैंने आपको पिछले डिबेट में भी कहा था कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने थोपने की कोशिश नहीं की। सरकार कहिए 2-3 घंटे इस बाबत पे इसके पे बहस करी, जो किरण रिजिजू साहब ने इस पर बहस करा। उसके बाद मामला जेपीसी को दिया, क्योंकि सबकी मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाए। सरकार ने वहां पे आपको मौका दिया है, सबके नुमाइंदगी आ रहे हैं, बाकायदा जिनको आना है बैठना, पॉइंट्स उठाइए ना सर। जैसे मैंने पॉइंटर्स गिनाए हैं पॉइंट बाय पॉइंट,
उन पे पॉइंट गिनाइए। अब बाहर आके विशुद्ध राजनीतिकरण के लिए संजय सिंह सरीखे लोग, सपा के लोग आके बोल रहे हैं कि जमीनें उठा के अदानी को देने का ये षड्यंत्र है। क्या बकवास भरी बातें हैं भाई, सीरियस होइए, आप एक सीरियस पॉलिटिशियन है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इनामुर रहमान साहब, क्योंकि पॉइंट्स की बात की, जवाब ले लेते हैं इनामुर रहमान साहब। मसला ये है कि पिछली जेपीसी जब हुई थी, वक्त के लिए 2013 का अमेंडमेंट हुआ था, तो वो पूरे मुल्क में तकरीबन 13 रियासतों में गई थी और बहुत तफसील के साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड से ही बात की, स्टेक होल्डर से ही बात की, खुद फील्ड सर्वे भी किया। खासा होमवर्क करने के बाद जो कुछ भी कमियां 54 वाले एक्ट में थी उसे 95 वाले में फिर 2013 में उसको अच्छे से ठीक कर दिया गया। तो पहले 1913 से ये सफर शुरू होता है वक्फ एक्ट का, और फिर अब 2013 में आता, यानी पूरे 100 साल का एक पीरियड है तब तक का ये। अब 2024 में एक नया अमेंडमेंट पर तजवीज हो रही है, लेकिन अब तो कोई ना होमवर्क है, ना प्रॉपर डेटा सामने रखा गया है, ना कोई प्रॉपर कंसल्टेशन है। जेपीसी को भी ये कह दिया गया है, जो कुछ हम मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, कि आपको पार्लियामेंट के नए सेशन से पहले रिपोर्ट देना है। क्या ये इतना जल्दी और इतनी आसानी से होने वाला काम है? क्या जेपीसी स्टेट्स में जाएगी, स्टेक होल्डर से मिलेगी, वहां के क्या वक्फ बोर्ड से बाकायदा उनकी रिपोर्ट्स हासिल की गई हैं, किस तरह से ये किया गया है? इस तरह से एक इशू बनाया गया कि महिलाओं को हमें इसमें नुमाइंदगी देना है। तो 2013 के एक्ट में ऑलरेडी नोटिफाइड है कि महिलाओं को 2 नुमाइंदगी हुई और अभी हैं वो बोर्ड के अंदर, लेकिन मसला ये कि इस तरह से पेश किया जाता है कि ये काम भी हमने किया है, तो ये गलत बात है। दूसरी बात ये कि पिछले अमेंडमेंट में ये बात तय हो चुकी थी 2013 के एक्ट में कि 1 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट कर लिया जाएगा। पूरे 14 साल गुजर जाने के बाद, 11 साल गुजर जाने के बाद अभी तक कोई सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, डिस्प्यूटेड हो गई है बहुत सारी प्रॉपर्टी सिर्फ सर्वे कंप्लीट ना होने के नतीजे में। जो सर्वे कमिश्नर हैं उनके पास प्रॉपर अमला नहीं है, सर्वे कमिश्नर ने सर्वे कर दिया तो गजट नहीं हो रहा। ये सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली मौजूद है ग्राउंड पर। और अगर ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, इसलिए कि सिस्टम कोऑपरेट नहीं कर रहा। डिजिटाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वामसी तो बना ही इसीलिए था और डिजिटाइजेशन हो, और मैं समझता हूं कि 85-90% प्रॉपर्टी का डिजिटाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसको भी इस तरह से बताया जा रहा है कि डिजिटाइजेशन नहीं हो रहा, डिजिटाइजेशन नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि साहब गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता। तो जब एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपने हिसाब से मजहब पर आजादी का इख्तियार देता है, अगर मैं कोई खैर का काम करना चाहता हूं तो आप किस तरह से मुझे रोक सकते हैं? दूसरी बात ये कि अगर एक मुसलमान, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान हो जाता है तो मैं 5 साल तक, जैसे ही मैं मुसलमान होऊंगा तो मेरे पर नमाज फर्ज हो जाएगी, अगर मैं मालदार हूं तो मेरे पर ज़कात भी फर्ज हो जाएगी, उससे ज्यादा माल है तो मेरे पास हज भी फर्ज हो जाएगा, अगर रमजान का महीना है तो रोजा भी फर्ज हो जाएगा, लेकिन मैं वक्फ नहीं कर सकता, 5 साल वेट करना पड़ेगा। ये तो मेरे मजहबी मामलात में मुदाखलत है। तो इस तरह से मोहतरम आप जो फरमा रहे हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर सकते, हम एक एक पॉइंट पर आपसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से ये सीधी हमारे मामलात में मुदाखलत है जो आप कर रहे हैं। क्या आप हमें डिक्टेट करेंगे कि हम कौन सी चीज करें, धर्म में हम किस तरह से पालन करें और किस तरह से ना करें? ठीक है सर, ठीक है। सैयद बाबर अशरफ के चौधरी साहब का भी रुख करना चाहेंगे, एक रिएक्शन उनसे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज करने पर जो सवाल पूछा गया था उस पर भी मयंक मौलवी साहब ने कहा कि जब करते हैं तब भी एतराज है। मुझसे पूछेंगे आप? जी जी, आपसे। नहीं, देखिए एतराज की बात नहीं है, बात समझने की है कि आप सोचें कि ये हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी, जाफरी से हटा के बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड पे लेके आ गई है कि इस बुनियाद आप इस बात का फैसला नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप बैकवर्ड जिसने दिया है उसमें बैकवर्ड भी है। उसने ये नहीं कहा कि बैकवर्ड को मेरी संपत्ति को मैनेज करने के लिए दिया जाए, उसने कहा हनफी को दिया जाए, उसने कहा जाफरी को दिया जाए, शिया को दिया जाए, सुन्नी को दिया जाए। आप उसकी बिल क्यों बदल रहे हैं? आप उस क्लॉज को क्यों ला रहे हैं? क्या आप इस मजहबी मामले को, जो हमारा फैसला है, इस शरई नुक्ते नजर से दिया जाएगा, आप उसे जात बरादरी की बुनियाद के ऊपर
वक्फ तो प्रॉपर्टी आपने समझ लिया है कि आप सरकार की प्रॉपर्टी है वो तय करेगी कि तादाद की बुनियाद के ऊपर किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। क्या आपने उनसे कोई इस बुनियाद के ऊपर कोई चीजें हासिल की हैं? तो ये बहुत सीधी सी बात है, ये मजहबी उमूर में मदाखलत है और ये जो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है। हर दौर में हर किस्म के लोग आए जिनको अच्छे कामों के लिए याद किया गया और जिनको जो है वो इस किस्म के शर पसंदी के कामों के लिए जो है वो कौम ने और लोगों को जो है वो हमेशा जो है वो दूसरी नस्ल देखा। तो ये जो इस पे ये जो बीजेपी के भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो जान रहे हैं कि शर पसंदी है, वो जान रहे हैं कि ये एक हम मुसलमानों के मसाइल के अंदर जो है वो हम जो है मदाखलत कर रहे हैं और इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके मजहबी उमूर को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपनी लस्ट और ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये उनके नुमाइंदे बन के 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान के जो है वो तकलीफ पहुंचाने को तैयार है और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने दिया है, हम समझते हैं ये सही है, हम समझते हैं कि इस सीओ को अब मुस्लिम नहीं होना चाहिए, अब जो है वहां से मुस्लिम वर्ड हटा देना चाहिए। ये राइट आपको किसने दिया कि आप मुस्लिम वर्ड वहां से हटा दीजिए? आपको ये राइट किसने दिया कि वहां बैकवर्ड ले आइए? बात आप समझिए कि जहां पे हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, जाफरी था, वहां पे ये कास्ट और क्रीड को लेके आए जो मुसलमानों के अंदर उसकी मजहबी उमूर के अंदर जो है वो उसकी कोई अहमियत और कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे कई एतराज हैं, कई नुकात ऐसे हैं जिन्हें सामने रखा जा सकता है चर्चा में। कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से लगातार इस मौजू पर चर्चा भी देखने को मिल रही है। दूसरी मीटिंग का भी ऐलान कर दिया गया। अब देखना होगा कि मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो अपनी बात किस तरह से रखती हैं, क्योंकि सरकार से दरख्वास्त की है कि दावत दी जाए और बातचीत की जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया फिलहाल आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया चर्चा में, आप हमारे साथ शामिल।